Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IES. Okay, and this is lecture number 6 of our banking in India. Okay, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं. लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि वेयर इज द पेन, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा था, एनपीए के बारे में. हमने एनपीए के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हल्का सा कॉन्सेप्चुअल है इसलिए देख लेते हैं. देखो, सबसे पहले में जाना कि एनपीए क्या होता है. एनपीए का मतलब होता है प्लस 90 डेज. अगर 90 डेज से ऊपर हो गया तो उसको एनपीए कहते हैं. दोनों चीज़, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब दोनों नहीं आता है 90 डेज तक, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब 90 डेज तक रिकवर नहीं होता उसको एनपीए बोलते हैं. फिर हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था एनपीए को. ठीक है, सबसे पहला था सब स्टैंडर्ड एसेट. इसके बाद दूसरे नंबर पे था डाउटफुल एसेट. तीसरे नंबर पे था लॉस एसेट. ठीक है, टाइम आप लोग देख लेना. उससे पहले हमने ये भी देखा था कि 90 डेज़ के अंदर, मतलब एनपीए होने से पहले भी 3 कैटेगरीज आती हैं, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2. ठीक है, इनको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था. फाइन. और लास्टली वी वर गोइंग टू स्टार्ट विथ द कॉजेज ऑफ एनपीए इन इंडिया. ठीक है, वाई देयर आर हाई कॉजेज इन इंडिया, दैट मीन्स हाई एनपीए इन इंडिया. Okay, let me tell you a fact that in India 80% of the NPAs are held with public sector banks. मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, उनके पास इंडिया का 80% एनपीए है. इसका मतलब ये है कि इनकी जो प्रैक्टिस है, मतलब जो लैंडिंग प्रैक्टिस है, वो काफ़ी बैड है. और वो बैड प्रैक्टिस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट. ठीक है, हर कोई चाहता है कि हमारा बंदा इस बैंक का चेयरमैन बने, और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले लोग हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनके जो बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत ही ईजिली लोन अवेलेबल हो जाएं, और फिर वो लोग एक दिन 10,000 करोड़ का घपला करके बाहर भाग जाएं, और फिर हम दिखावा करें कि वी आर ट्राइंग टू रिकवर द लोन विच वी नो दैट विल नेवर बी रिकवरेबल. ठीक है, मतलब आप यूएस को मना सकते हो कि भाई आप कश्मीर में हमें क्रिटिसाइज़ मत करो, लेकिन सिर्फ इंग्लैंड से इतनी सी बात नहीं कर सकते कि भाई वहाँ से माल्या साहब को भेज दो. थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता है कभी कभी, बट गॉड नोस भाई, अपने अपने इंटरनेशनल लॉज हैं. ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई एनपीए. तो सबसे पहला कॉज है विलफुल डिफॉल्ट. ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम देखा जाता है. आप पहला रीज़न भले ये लिखेंगे कि ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी स्लो डाउन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इंडिया में मैक्सिमम होता है विलफुल डिफॉल्ट. ठीक है, मतलब जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम एनपीए इंडिया में क्रिएट करते हैं. अब ये विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं. देखो, यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर मैंने लिखा है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है. देखो, इसमें टोटल 3 प्रोविजंस आते हैं. ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर में 1, 2, 3. और याद रखना, जो भी विलफुली डिफॉल्ट करेगा उसके ऊपर पीनल प्रोविजंस होंगे. ठीक है, मतलब कोर्ट उनके ऊपर एक्ट करेगा. तो पहला क्या होता है कि आप डेलिबरेटली डिफॉल्ट कर रहे हो. डेलिबरेटली डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होता है कि यू हैव द मनी टू पे. ओके, you have the money to pay the lawyers, you have the money to enjoy your lavish life, but you are not paying which you have taken. For example, आपने 10,000 करोड़ का लोन लिया. ठीक है, आपके पास पैसे अवेलेबल हैं, सबको दिख रहा है, आपकी कंडीशन दिखा रही है कि आप इंसॉल्वेंट नहीं हुए हो, स्टिल यू आर नॉट पेइंग, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज डेलिबरेट, दैट मीन्स विलफुल डिफॉल्टर. ओके, व्हेन यू आर डेलिबरेटली, मतलब यू नो दैट यू हैव मनी बट स्टिल यू आर नॉट पेइंग, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, सेकेंड इज यूज मनी फॉर अदर पर्पसेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन लोन फॉर ओपनिंग अ स्कूल. ठीक है, लेकिन यू आर यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पज. ठीक है, एक मूवी आई थी, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम. सो उस मूवी में क्या होता है कि वो जो बंदा रहता है, सो ही टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 50,000 और आई थिंक 1 लाख रुपीज़ लोन, और वो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का राशन अपने घर में भर लेता है. और वो लोन ये बोल के लेता है कि भाई मैं इससे दुकान खोलूँगा. ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, उससे 2 साल का राशन ले लेता है और अपने घर में भर देता है. ठीक है, समझ में आया. तो उसने क्या, मनी जो है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ विलफुल डिफॉल्ट. मतलब आप बैंक को बता रहे थे कि भैया मैं घर खरीदने में लूँगा, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, सो दैट इज़ अ विलफुल डिफॉल्ट. ठीक है, इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किसके बारे में, सिक्योर लोन के बारे में, कि जैसे जो होते हैं कॉमन मैन, वो लोग अपना सोना या प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं. ठीक है, अब मान लो कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी. ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि बैंक ने सोचा होगा कि भाई अगर ये बंदा मुझे पैसे वापस नहीं कर पाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसकी प्रॉपर्टी सोल्ड कर दूंगा. ठीक है, आई विल सेल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिफॉल्टर. बट क्या हुआ कि ऑलरेडी इस बंदे ने कुछ तिकड़म लगाई. आप तो जानते हैं हमारे यहाँ नगर पालिका में, कोर्ट्स में अलग तिकड़म लगती है, और उसने वो प्रॉपर्टी पहले ही निकाल दी. मतलब वो प्रॉपर्टी किसी और को ऑलरेडी बेची जा चुकी थी, मतलब उसे एज अ कोलेट्रल भी रखा गया था और उसे बेचा भी जा चुका है. तो अब किसी को उसके पैसे नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ
केस चला जाएगा कोर्ट में। तो इसे कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है। मतलब 3 टाइप के लोग होते हैं जिन्हें हम विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। सबसे पहला आता है कि जो डेलिबरेटली डिफॉल्ट करता है। डेलिबरेटली डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होता है कि भैया आपके पास पैसे है बट स्टिल यू आर नॉट पेइंग इट। इसके बाद दूसरा आता है कि भैया आप जो अपना पैसा है उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपने लिया ज़मीन खरीदने के लिए एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो गलत हो जाएगा ना। और तीसरा आता है कि जो आपने एसेट अंदर रखा था, मतलब ऐसा कोलेटरल रखा था, उसको आपने ऑलरेडी कहीं बेच दिया है, तो दिस इज ऑल्सो विलफुल डिफॉल्टर। और जैसे ही ये विलफुल डिफॉल्टर बंदा बन जाता है तो क्या होता है, उसके खिलाफ केसेस होते हैं, ठीक है। मतलब पीनल प्रोविजन है, याद रखना, ये ऐसा ही नहीं है कि आप छूट जाओगे थोड़ा फाइन एन भर के, यहाँ पर पीनल प्रोविजन होंगे, आपको जेल भी होगी, ठीक है। तो पहला कॉज क्या होता है इंडिया में हाई एनपीए का, वो है विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है। क्या है? विलफुल डिफॉल्ट। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज आता है, वो है कॉर्पोरेट सेक्टर की परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो होता क्या है कि एक्चुअली में जब जैसे किसी का भी बिजनेस अच्छा चलने लगता है, ये हुआ था एक्चुअली माल्या साहब के साथ ही, ठीक है। इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जिस टाइम पे माल्या साहब ने इन्वेस्टमेंट की थी अपनी किंगफिशर में, तो उस टाइम पे जो अपनी हवाई जहाज का बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा था। तो माल्या साहब ने परफॉर्मेंस देखते हुए, ऊपर से इंडिया की इकोनॉमी जो उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास भी जा रही थी, ठीक है। और काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल रहे थे इंडियन की इकोनॉमी में, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी। चाइना भी काफ़ी पॉजिटिव था इंडियन इकोनॉमी को लेके, यूएस काफ़ी पॉजिटिव था इंडियन इकोनॉमी को लेके, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे माल्या साहब काफ़ी लोन लेते हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सेक्टर था, कॉर्पोरेट सेक्टर था, वो डूब जाता है। मतलब जिस तरीके से उसे चलना चाहिए था, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता और डूब जाता है। अब सिंपल सी बात है, आपने भैया 10,000 करोड़ का लोन लिया है, आपने सेम अपने बिजनेस पे लिया ना, जब आपका बिजनेस ही परफॉर्म नहीं करेगा तो आप लोन रीपे कैसे करोगे? तो ये आपके साथ थोड़ा बहुत जेन्युइन रीज़न भी है, लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर का भी डिफॉल्ट होता है एक तरीके से अगर आप देखें तो, ठीक है। इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आता है, वो ये कि भाई आपकी इकोनॉमी में, या आप कह सकते हैं कंप्लीट ओवरऑल डोमेस्टिक वे में या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम अभी हम कोविड की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम कोविड की बात करें तो आप सब जानते हैं कि कोविड में सारे बिजनेस ठप पड़े थे, सब ने लोन लिया होगा, एवरीवन नोज दैट, सब ने लोन लिया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट छूट नहीं देती कि भैया आप 3 महीने तक लोन मत भरना, या ऐसा कुछ रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करती लोन की, तो क्या बिजनेस सर्वाइव करता है इंडिया में? नहीं। तो अगर ऐसी कोई डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, कोई आपदा आती है, तो उस टाइम पे भी यहाँ पर बिजनेस अपना लोन पे नहीं कर पाते और एनपीए बन जाता है। तो कौन कौन से हाई एनपीए है? फ्रॉम द बोरोवर साइड, मतलब जो बोरो करता है, ठीक है। हम इसे डिफरेंट वे से डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला था हमारा बोरोवर साइड। बोरोवर की तरफ से कौन कौन सा होगा? एक तो पहली बात, अगर वो विलफुली डिफॉल्ट कर दे, ठीक है, विलफुली डिफॉल्ट कर दे। दूसरा जाता है कि भाई अगर उनका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, मतलब उनकी फैक्ट्री फेल कर गई, तो सिंपल सी बात है, लोन आपको वापस नहीं मिलेगा। और तीसरा आता है कि अगर आपने जो इकोनॉमी है, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाए, ठीक है। ग्लोबल का एग्जांपल है फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, ओके। बट यहाँ पर उसे नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो आपको उस टाइम पे ये भी समझ में आएगा कि उस टाइम पे एनपीए कैसे बढ़ गए थे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से। अब इसके बाद हम आते हैं बैंक साइड में, कि बैंक कैसे एनपीए को प्रमोट करता है, मतलब कैसे बैंक की गलती से एनपीए जाता है। यहाँ पर तो बोरोवर की गलती से एनपीए आ गया था ज़्यादा। अब यहाँ पर देखते हैं कि बैंक की गलती से कैसे एनपीए जाते हैं। सबसे पहले तो बैड लेंडिंग प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपने चुनिंदा लोगों को, अपने मन पसंदीदा लोगों को जो बैंक्स के चेयरमैन बना देते हैं। अब जैसे ही वो बैंक्स के चेयरमैन बन जाते हैं तो उनके कहने पर जितने भी लोन्स रहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को पास ऑन हो जाते हैं, और वो लोग बाद में दे नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से बैंक का लॉस हो जाता है, ठीक है। और फिर वो पैसा बैंक को कहाँ से वापस मिलता है? गवर्नमेंट बजट में प्रोविजन करती है। जो पैसा कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में लगना था, अब वो जाता है बैंक में। मतलब गलती किसकी? गलती पॉलिटिशियन की, ठीक है, उन नेताओं की, चेयरमैन की, उस बिजनेसमैन की। लेकिन पैसा किसका गया? टैक्स पेयर का, हमारा पैसा गया, ओके। तो ये होता है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो बैंक्स के पास ना बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो जाके उनके प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन करें या चेक करें। मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसा कि आपने नगर पालिका में घोटाला देखा होगा कि चेकिंग ही नहीं होती है, अगर हो रही तो आधी अधूरी चेकिंग हो रही है, बिक जाते हैं लोग, नीचे जो लोअर वाले लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सीताराम नाम था, सीताराम जो भी था, अपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 में, सीताराम नाम था ना, जो भी हो, नो इशू। तो जैसा वो हो जाता है वैसी सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके बाद बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लाइक अगर ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए आपका जो रिकवरी ट्रिब्यूनल है, मतलब जैसे हमारे कोर्ट्स हैं बहुत स्लो हैं, मतलब ये सबसे बड़ा रीज़न है जिससे कि जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी इंडिया में आने नहीं चाहती, बिकॉज हमारे यहाँ के जो बैंक्स हैं या आप कह सकते हैं कोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा स्लो हैं। जो ट्रिब्यूनल बनाएगा वो भी बहुत स्लो है, ठीक है, मतलब डिसीजन जल्दी आते ही नहीं है। और जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बार बार चेंज करती रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी दोबारा वो न्यूज़ में आया है कि आपको पता होगा वोडाफोन वर्सेस हज का केस, मैं आगे बताऊंगा हज का जो केस था,
हच जो कंपनी है, ओके, वोडाफोन एंड हच का जो केस हुआ था, उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो केस हार गई थी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट केस हार गई थी। तो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि दे आर गोइंग टू अपील इन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। तो इससे क्या होता है कि ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो बिजनेस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, सिंपल सी बात है कि एनपीएस बढ़ेंगे, बिकॉज जब आपके पास पैसे ही नहीं लोन देने को, और जो आपने लोन फंसा के रख दिया, कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स जो हमारे करप्शन है, एवरीथिंग विच कम्स इनटू अकाउंट। ठीक है, तो ये मेन 3 रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में आप हाई एनपी देखोगे। बोरोड साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है विलफुल डिफॉल्ट, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, और अल्टीमेटली ग्लोबल एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। इसके बाद बैंक साइड में बैड लेंडिंग प्रैक्टिस, सबसे भैया बड़ा वाला ये है। इसके बाद अदर स्ट्रक्चरल फैक्टर में अगर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, जो करप्शन है, और इसके बाद आप कह सकते हैं इनफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द हाई एनपीए इन इंडिया। इसके बाद सिंपल सी बात है, एनपीए बढ़े हैं, अब बार बार तो गवर्नमेंट बजट से पैसा दे नहीं पाएगी, नहीं तो फिर लोगों का वेलफेयर कैसे होगा। तो उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे एनपीए को सॉल्व करने के लिए। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के द्वारा रिफॉर्म्स लिए गए हैं। मैं आपको एक फैक्ट पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द एनपीए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, 2019 का डेटा है। अगर 2020 का कुछ नया अपडेट हुआ हो तो यू कैन एड इट। मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये पिछले साल के कुछ पीपीटी से, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ नया डेटा आया ही नहीं है भाई, तो वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, बिकॉज अब तो कोविड रिलेटेड डेटा भी आएंगे, तो उस पर भी देखना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 3 इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला इनिशिएटिव है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। देखो इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि जो अपने एनबीएफसीज हैं, ठीक है, उनका एनपीए काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट चाहती है कि एनबीएफसी को भी हेल्प मिले, कि सिंपल सी बात है भैया, अगर यही लोग तो नीचे तक लोन पहुंचाते हैं, जो नीचे डाउन टोडन सेक्शन है एग्रीकल्चर में, यहाँ पर लोन एनबीएफसी से ही जाता है, तो एनबीएफसी को फ़ायदा भी पहुंचाना था। लेकिन और जो गवर्नमेंट ने बोल दिया पीएसपीज को कि भैया आप इनके जो हाई रेटेड पूल उनको खरीद भी लो, लेकिन रिस्क है ना, रिस्क तो यहाँ पर भी है। ये रिस्क ये है कि हो सकता है भैया इनका जो एसेट है वो बेकार वाला है और डूब जाए, मतलब बंदा पैसा वापस ना करे। एसेट को खरीद लेना मतलब ये होता है कि एनबीएफसी ने किसी को लोन दिया, मान लीजिए 30,000 करोड़ का। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये एनबीए ने जो लोन दिया है 5 साल के लिए दिया है, और एनबीए को इस टाइम पे ज़रूरत है 25,000 करोड़ की। ठीक है, एनबीए को 25,000 करोड़ की ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब दोबारा अपना ये जो लोन है कहीं से वापस मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज एनबीएफसी ने ऑलरेडी पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो 30,000 करोड़ है ये बैंक्स को दे देते हैं, बोलते हैं कि आप भैया 5 साल बाद जिसका भी लोन है उसे वापस कर देना। ठीक है, और आप हमें 30,000 करोड़ रुपये दे दो। मतलब सिंपल सी बात है, आप अपना रिस्क बैंक पे डाल रहे हो और अपने पैसे कैश इन करवा रहे हो। मतलब एक तरीके से एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 5,000 रुपये लिखा है। अब इसको मैच्योर होना था 5 साल के बाद। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एनबीएफसी को ज़रूरत पड़ी कि भाई हमारे पास तो कहीं से पैसा आना चाहिए। ठीक है, एनबीएफसी को ज़रूरत पड़ी कि भाई हमारे पास तो कहीं से पैसा आना चाहिए। तो उसके लिए एनबीएफसी ने क्या किया कि ये जो 500 रुपये का नोट था, हमारे को 500 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था, वो बैंक्स को भेज दिया। बोला कि भैया आप हमारा रिस्क ले लो और आप हमें इसके लिए 5,000 करोड़ या थोड़ा बहुत कम पैसा करके भी वापस कर दो। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम की बात ये है कि भैया पीएसबी के ऊपर भी रिस्क चढ़ गया है। ठीक है, और बैंक्स इसके बाद पीएसबी बोले थे भैया हम इनसे नहीं खरीदेंगे। आपने बोल दिया तो क्या है, हम अपने इंडिपेंडेंट अपने तरीके से, आप कौन होते हैं मैं समझाने वाले। तो इसकी सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर उनसे कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी, मतलब इंसेंटिव देने पड़ेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पीएसबी को बोला कि आप इनके जो एनबीएफसी के जो भी हाई रेटेड पूल्ड एसेट हैं उनको खरीद लीजिए। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे वाले एक्सपेक्टेड हैं कि वापस आ जाएंगे उनको खरीद लीजिए, और जितने भी आप पूल्स एसेट खरीदेंगे उनके ऊपर हम आपको पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम देंगे। मतलब कि आप कह सकते हैं हम उसमें आपको 60 to 70% या 50% का आप कह सकते हैं गारंटी देंगे कि अगर ये डूब जाता है तो इसके 60% to 70% पैसे हम आपको वापस करेंगे, लेकिन आप एनबीएफसी को उनका पूरा पैसा वापस कर दीजिए। मतलब अभी बैंक घाटे में है, बट दिस इज पार्शियल गारंटी स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट पीएसबीज को क्या कर रही है, गारंटी दे रही है, भैया आपका कुछ पैसा हम वापस करेंगे। इसके बाद ईज 3.0। ठीक है, इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है कि अगर एनपीए को कम करना है तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप जल्दी लोन में डालें, जिससे कि इंटरेस्ट रेट आए और जहाँ पर जो पैसे की कमी है वो फिलअप हो जाए। तो उसके लिए ईज क्या है, ईज 3.0 ये एक्चुअली में बैंक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका इनिशिएटिव है। इसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये लोग ईजी एक्सेस टू लोन देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा 59minutesloan.com। ठीक है, कि आपको 1 घंटे के अंदर लोन मिल जाएगा। मतलब अपनी डिटेल्स फिलअप करिए और बैंक्स को पसंद आएगी तो तुरंत लोन दे दिया जाएगा आपको। मतलब ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को लोन दिया जाए, जिससे कि पैसा मतलब अच्छे से इंटरेस्ट रेट आए, फिलअप हो, और जो बैंकिंग में प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाए, जिससे कि एनपीए कम हो। ठीक है,
इसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आई थिंक ये सेकंड लास्ट लेक्चर में होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। और इससे जो है एनपीए काफ़ी कम हुए हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने काम किया है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है? पहला पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, फिर है ईज 3.0 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, बस याद रखना कि इससे एनपीए कम हुआ है। इसको हम सेकेंड लास्ट लेक्चर में देखेंगे, बैंकिंग के बिल्कुल आखिरी नहीं, बैंकिंग के, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या क्या एक्शन लिए? देखो, आरबीआई ने सबसे पहला तो बैंक्स को बोला है कि आपका जितना भी बैड लोन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, आप एक बार के लिए उसे बाहर बेच सकते हैं, ठीक है। बाहर क्या एआरसीज होती है, उनकी भी एआरसीज होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मैंने आपको बताया था, ये लोग जो भी बचा खुचा लोन रहती हैं, जो बैंक रिकवर नहीं कर पाते हैं, उनको खरीद लेती है कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे। मान लीजिए 1 लाख करोड़ का है तो उसे 50,000 करोड़ में खरीद लेंगी और अपने हिसाब से रिकवर करते हैं कि जितना रिकवर हो जाए, मान लो उनको 2 हो जाए या 2.5 हो जाए, जितना भी हो जाए उतना ट्राई करते हैं, लेकिन बैंक को कुछ सर्टेन अमाउंट मिल जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ एआरसीज की इतनी औकात नहीं हो रही थी, बिकॉज एआरसीज हमारे यहाँ ऑलरेडी डूब चुकी थी। तो यहाँ पर जो आरबीआई है उसने बोला कि भैया एक बार के लिए आप चाहो तो बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनको अपने इन मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के जो एसेट्स हैं, मतलब एनपीए हैं, उनको बेच सकते हो, ठीक है। जो पहला है। दूसरा है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। इसका मतलब ये होता है कि जो एनपीए को रिजॉल्व करने की पावर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैंक्स को दी जाए, बैंक्स को और जो बोरोवर्स हैं उनको। देखो अभी क्या होता है कि जैसे ही आरबीआई को पता चलता है कि भाई इनके पास लोन बहुत ज़्यादा हो गया, एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया, तो आरबीआई ऊपर से प्रेशराइज करने लगती है, अपने नए नए लॉज लाके बैंक को दबाना चालू करती है कि भाई आप क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार बैंक प्रेशर में आके जो जिस लोन का उन्हें एक का मान लो 90 मिल सकता था, तो आरबीआई के प्रेशर में वो लोग 60, 70 या 50 में भी बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस है, तो ये सबको पता है। तो यहाँ पर हमारी आरबीआई ने बोला है कि भैया हम आपको पावर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब ये जैसे एग्जाम्पल के तौर समझिए, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में पहले ये था कि आरबीआई के पास पावर थी कि अगर मान लो कि उन्हें यहाँ पर एक एनपीए रिकॉग्नाइज हो गया, अब बैंक्स को लग रहा है कि भाई हमें इस बिजनेसमैन को चांस देना चाहिए, इसकी कुछ गलती नहीं है, एक्चुअली कंडीशन ही ऐसी बन गई थी जिस वजह से इसने अपना लोन नहीं वापस किया है, तो हमें इनको कुछ टाइम और देना चाहिए जिससे कि अपना लोन वापस कर दे, क्योंकि बैंक्स को उनके ऊपर भरोसा है, ठीक है। लेकिन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में पहले एक प्रोविजन था कि अगर भाई आरबीआई को लगता है कि यहाँ से पैसा वापस नहीं आ रहा, तो आरबीआई यहाँ पर मैंडेट कर सकती है कि भैया आप इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस लगा दो, मतलब आपका बिजनेस कब्जे में डाल लो और अपना जो भी है जितना पैसा है रिकवर कर लो। लेकिन अब इस चीज़ को वॉलंटरी कर दिया गया, मतलब अब यहाँ पर दैट मीन्स कंप्लीट बैंकिंग के पास पावर आ गई है कि भैया आपको करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, ठीक है। तो आप देख रहे हो, मतलब जो पूरी प्रोसेस है, मतलब जो लोन रिकवर करने की प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। तो इसको बोला जाता है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। मतलब आरबीआई बोल रहा है कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लोन्स हैं, बैड लोन्स हैं, उनको एआरसीज को बेचो, ठीक है। और एआरसीज को ये भी बोला जा रहा है कि मतलब जितने भी, देखो क्या होता है ना, यूजुअली इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बैंक रहते हैं, ठीक है, वही लोग अपनी एआरसी खोल के बैठ जाते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैड लोन था, मान लो यहाँ पर 10,000 करोड़ का एसबीआई का बैड लोन था, मतलब एनपीए था। अब ये उसकी खुद की कोई एआरसी है, उसने उसी को बेच दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम लेकिन केस में ऐसा आता है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो अब एआरसी को यहाँ पर हो गया और यहाँ से भी ये लोग रिकवरी नहीं मिल रही है, तो एक तरीके से पैसा कहाँ आया, पैसा तो वापस ही नहीं हुआ ना, आप तो बस चीज़ों को इधर उधर घुमा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए आरबीआई ने मना कर दिया कि भैया जो भी बैंक्स होंगे वो अपने स्पॉन्सर्ड एआरसीज को अपना जो भी एनपीए है वो नहीं बेचने वाले हैं, ठीक है, अपना एनपीए नहीं बेचेंगे। तो ये लिया गया है आरबीआई के द्वारा एक्शन। हमने गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन देख लिया, आरबीआई के द्वारा एक्शन देख लिया, और हाई एनपीए इंडिया में क्यों है ये भी देख लिया, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से मैंने बताया आपको कि आप रिफॉर्म भी लिख पाओगे और साथ ही साथ कॉजेज भी लिख पाओगे और अपने हिसाब से कंक्लूजन भी लिख पाओगे, ठीक है। अब सिविल पढ़ लो। सिविल कुछ नहीं, एक्चुअली एक रैंकिंग टाइप की होती है, इसको 2000 में बनाया गया था, ठीक है, 2 अगस्त 2000 में बनाया गया था। इसमें क्या होता है, जितने भी बोरोवर्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो एचडीएफसी से लोन ले रहे हो, एसबीआई से भी लोन ले रहे हो, बहुत जगह से आप लोन लेते हो, ठीक है। तो आपका जो डेटा है एक जगह लाया जाएगा, ठीक है, आपका सारे बैंक से डेटा एक जगह लाया जाएगा। और जो सिबिल नाम की जो बॉडी है वो क्या करेगी, आपकी उसके बेसिस पे क्रेडिट हिस्ट्री बनाएगी कि देखो भैया इसने एचडीएफसी को बिल्कुल टाइम पे पेमेंट कर दी थी, अरे नहीं यार ये वाले ने टाइम पे पेमेंट नहीं की थी, इसने तो अभी भी एनपीए चल रहा है, इसका लोन अभी भी चल रहा है, इसने तो बहुत बार डिफॉल्ट किया है। ऐसी पूरी हर किसी के बारे में पूरी नॉलेज बनाई जाएगी, ठीक है। और उनको 900 में से पॉइंट दिए जाएंगे कि 900 में से किसी का 900 है अगर वो बिल्कुल सही बंदा है, 900 में से 850 है कि थोड़ा बहुत ख़राब है, और अगर 750 हो गया, ठीक है,
अगर जिसका भी स्कोर 750 हो गया उसको लोन नहीं मिलेगा। देखो अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर सबका रिकॉर्ड बना है, HDFC, SBI, ICICI और मान लो एक्सिस बैंक है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर तो मुझे लोन वापस मिलेगा नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करके रखा है, ठीक है। तो आप सोचोगे कि मैं जाता हूँ और अब जाके इस बार PNB से लोन ले लेता हूँ, मतलब पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले लेता हूँ, ठीक है। आपने ऐसा सोच के रखा। तो अब यहाँ पर पंजाब बैंक के पास भी सिबिल अवेलेबल रहेगा, मतलब सिबिल जो है, आप सिर्फ अपना नाम बताओ, थोड़ी सी डिटेल बताओ, तो सिबिल आपकी पूरी रैंकिंग बता देगा। अगर आपका लोन 750 से होगा, मतलब आपकी जो रैंकिंग है 750 से कम होगी, तो आपको PNB बोलेगा भैया आप वहाँ पर घपला करके आए हो, तो पहले वहाँ का लोन दो, फिर हमारे यहाँ से लोन लेना। समझ में आया कि सिबिल है सारे बैंक के पास अवेलेबल रहेगा और आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी वहाँ पर, तो इसे इसको बोलते हैं सिबिल, ठीक है। जिससे कि आपको समझ में आया कि अब कोई एक दूसरे बैंक को डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सब हमारे हमारे जैसे कॉमन लोगों के पास है। बड़े बड़े माला साहब जैसे लोग जो होते हैं उनको तो बहुत आराम से लोन मिल जाएगा, बिकॉज ऊपर से कॉल्स आ जाते हैं, है ना। और मान लो जिसने आज तक कभी बोरोइंग नहीं की होगी, उसका स्कोर -1 दिखाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कोर -1 होगा, बिकॉज मैंने आज तक बोरोइंग ही नहीं की, ठीक है। अब लास्ट आज के लिए हम पढ़ेंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक टाइम हो गया है, सो हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, बिकॉज उसके बाद उसको अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट और लगेंगे ट्विन बैलेंस शीट को, सो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो लेट अस एंड इट हियर, और इसके बाद एक लेक्चर बस और लगेगा NPA में, इसके बाद हम वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।